हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 के थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम 1.3 का उदाहरण और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं हम संज्ञा पद्धति में वास्तविक संज्ञा तथा उसके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार या वास्तविक संज्ञा क्या होती है देखते हैं हम इनके बारे में वन बाय वन। परिमेय संज्ञा, अपरिमेय संज्ञा और यहाँ पे भागफल विधि द्वारा जब या भाज्य में भाजक का भाग देते हैं तो यहाँ पे शेषफल शून्य आता है या फिर उसकी शेषफल शून्य नहीं आता है या उसकी पूर्णावर्ती होती है। तो इन सब के बारे में अलग अलग खंडों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके और फिर बाद में उसको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। उदाहरण नंबर ले रहा हूँ मैं 5। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है बेटा कि 10/3 7/8 और 1/3 का दशमलव प्रसार कीजिए। का दशमलव प्रसार कीजिए। यहाँ पे इनका क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार बेटा हम भागफल विधि द्वारा करेंगे। जब यहाँ पे 10 में 3 का भाग दूंगा और 7 में 8 का भाग दूंगा, 1/3 को सोल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे दशमलव प्रसार के बारे में बता दूंगा। ठीक है, दशमलव प्रसार भाग विधि से 10/3, 7/8 और 1/3 का भागफल विधि से सोल्व करेंगे तब हमारे पास दशमलव में जो भी संख्या होती है वही दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले मैं यहाँ 10/3 कर रहा हूँ। जब 10/3 भागफल विधि से मैं करूँगा भाग विधि या भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि हम भाग विधि से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 में मैं 3 का भाग दे रहा हूँ। मैं 10 में कितने का भाग दे रहा हूँ? 3 का। तो 1 3 2 6 3 3 9 और यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 3 3 9 3 बार गया और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 3 में 1 का भाग जाता नहीं है तो यहाँ पे लगाऊंगा 0 और यहाँ लगाऊंगा मैं पॉइंट, दशमलव लगाऊंगा। ठीक है, और 10 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। 3 3 9 और यहाँ पे वापस शेषफल 1 और यहाँ पे लिखूंगा मैं वापस 3। फिर बाद में यहाँ पे 3 में 1 बार भाग जाता नहीं है और यहाँ पे 0 लगाऊंगा और 10 में 3 का भाग 9 बार जाता, 3 बार जाता है। 3 3 9 और यहाँ फिर बाद में वापस यहाँ शेषफल 1 और ये 3 लगाऊंगा। फिर बाद में यहाँ पे 3 यहाँ 0 लगाऊंगा, 3 3 9 और यहाँ पे 1 शेषफल और ये ऐसे करते ही जाऊंगा। कभी भी ना तो यहाँ पे शेषफल है वहाँ पे ना तो शून्य आएगा और ना ही भागफल में कभी भी इसका अंत होगा। ठीक है, तो ये परिस्थिति चलती रहेगी, बार बार परिस्थिति ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है भागफल विधि। भाग विधि द्वारा हमारे दशमलव प्रसार का पहला स्टेप 10/3 में इसका भाग देकर देखा है। फिर बाद में दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि 7 में अगर मैं 8 का भाग दूँ, 7 में अगर 8 का भाग दूँ तो देखते हैं यहाँ पे 7 में 8 का भाग जाता नहीं है तो यहाँ लगाऊंगा मैं 0 और यहाँ लगाऊंगा मैं 1 पॉइंट। यहाँ दशमलव या पहले लगा दो 0 पॉइंट। आगे समा गया। फिर 70 में 8 का भाग कितनी बार जाता है? 7 8 56, 8 8 64, 8 8 कितना होता है? 64, 8 8 कितना हो गया? 64। अब 70 में से 64 जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 बचेंगे। अब 8 में 6 का और भाग जाता नहीं है तो यहाँ पे मैं और 0 लगाऊंगा और 0 लगाने के बाद 60 हो जाएगा तो 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। 7 8 कितना हो गया? 56। तो यहाँ पे शेष कितना बचा? यहाँ पे शेष 4 बचा। 60 में से जब 56 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर बाद में भाग जाता नहीं तो यहाँ लगूंगा 0 और 40 में 8 का भाग दूंगा तो 8 5 40 होता है। ठीक है, तो कितने बार गया? 5 बार और यहाँ पे 8 5 40 और शेषफल क्या आ गया? 0 हो गया। इस परिस्थिति में हमारे पास शेषफल क्या आ गया? 0 हो गया। अब मैं वापस इसी की पुनरावृत्ति करूंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ 1/7 लिख देता हूँ। क्या है? 1/7 है बेटा। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में यहाँ 1/7 है और जब मैं 1 में 7 का भाग दूंगा, मैं यहाँ पे 1 में 7 का भाग दूंगा तो देख तो यहाँ पे क्या होता है परिस्थिति। तो यहाँ पे जब मैंने इसका भाग दिया तो
यहाँ पे देखो कि 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, तो यहाँ पे 7 एक में 7 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ लगूंगा मैं 0 और यहाँ लगूंगा मैं 0 लगा के एक दशमलव लगाए, और 10 में 7 का भाग एक बार जाता है, एक सातों सातों, एक सातों सातों, और 10 में से 3 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ पे 3 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ लगाऊंगा 0, और फिर बाद में 7 चौक 28, तो कितनी बार गए हैं, 4 बार गए, 7 चौक 28, तो यहाँ पे जब 30 में से 28 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। और फिर बाद में यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ लगाऊंगा 0 में, और एक सातों सातों, 2 साता 14, 2 साता कितना हो गया, 14, और 14 20 में से 14 जाएगा तो पीछे बचेगा 6, ठीक है। अब 6 में 7 का भाग जाता नहीं, तो यहाँ लगाऊंगा मैं 0, और फिर बाद में 7 8 56, तो यहाँ पे 8 और यहाँ 56 आ गया, ठीक है। अब 60 में से 56 जाता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है, कितना बचता है, 4 बचता है। और इसके बाद में वापस इसको मैं करूँगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 40 हो गया, तो यहाँ पे 7 पंजों कितना होता है, 35 होता है, 7 पंजों 35, तो यहाँ पे लिखा मैंने 35, और फिर बाद में 40 में से 5 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इसके बाद में वापस इसको पुनः मैं यहाँ पे 0 लगा के 7 7 गुण 50 कितना होता है, 7 7 गुण 50, 7 7 गुण 50, 1 बचा शेषफल। वापस वो की वो परिस्थिति आ गई हमारे पास, शेषफल क्या बच गया है, 1 बार बच गया, शेषफल कितना बच गया है, 1 बार। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊँ, यहाँ पे मैं 0 लगाऊँ तो 1 सातों सातों, यानी कि ये चीज़ वापस यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये शेषफल हमारे पास वापस पूर्ण 1 आ गया, वापस पहले वाली परिस्थिति आ गई, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे वापस 1 आ गया, तो यानी कि ये चीज़ यहाँ पे डॉट 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 रिपीट होती रहेगी। तो तीनों चीज़ों में हमने देखा है कि 3 स्थिति आ रही है, 3 स्थिति आ रही, तीनों स्थिति को मैं 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, इसको भाषा में लिखूँगा और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, 3 बातों पे हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या इन तीनों में जब भाग विधि से दशमलव प्रसार किया तो कौन कौन सी घटना घटित हुई है। तो हमारे पास देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ है। अगर मैं 10/3 को 3.333 डॉट 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 ये लिख दिया, ठीक है, और 7/8 को 0.875 लिख दिया, और 1/7 को मैंने क्या लिख दिया, 1/7 को 1 4 2 8 5 7 और डॉट 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 ये चीज़ मैंने लिख दी। जो हमारे पास भाजक था, जो भाजक था, बाजे था, इन सब को मैंने लिखे यहाँ पे भागफल लिख दिया, इन सब के भागफल लिख दिया। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और कुछ चरणों के बाद शेष शून्य नहीं होता है, स्वयं की पूर्णवती होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ मैं कि कुछ चरण के बाद कुछ चरण के बाद शेष या तो शेषफल या तो शून्य हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। आगे समझ गया? मैंने क्या लिखा कि पहला स्टेप कि यहाँ पे कुछ चरण के बाद शेषफल या तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कुछ चरण के बाद शेषफल या तो क्या हो जाता है? शून्य। कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ 7 में 8 का जब मैंने भाग दिया तो यहाँ पे 3 चरणों के बाद क्या हो गया? शेषफल शून्य हो गया। जबकि कुछ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जबकि स्वयं की
पूर्णावर्ती हो जाती है। यानी यहाँ पे 10 में मैंने जब 3 का भाग दिया तो यहाँ 3 के बाद 3 3 3 3 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर भी देखा है मैंने कि जब 1 में 7 का भाग दिया तो यहाँ पे इन 6 चरणों के बाद वापस इसका रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस नोट की है। ठीक है, और फिर बाद में जब मैं दूसरे स्टेप में बताऊँ कि शेषों की पूर्णावर्ती श्रृंखला में प्रविष्टियाँ की संख्या भाजक से कम होती है। शेष की यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेटा कि शेषों की पूर्णावर्ती श्रृंखला शेषफलों की पुनरावर्ती श्रृंखला प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। क्या लिखा मैंने कि शेषफलों की पूर्णावर्ती श्रृंखला, जो शेषफल की जो पूर्णावर्ती की जो श्रृंखला है हमारे पास, वो प्रविष्टियों की संख्या श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। यानी कि मैंने लिखा जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 10/3 में मैं जब 10 में 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 3.3333 शेषफलों की पूर्णावर्ती श्रृंखला में जो प्रविष्टियाँ होती है, जो नीचे जो प्रविष्टियाँ होती है शेषफल होती है, उसकी जो प्रविष्टियाँ यानी कि जब यहाँ पे हमने भाग दिया था भागफल विधि से, यहाँ पे जब हमने भाग दिया था, जैसे मान लो यहाँ पे 10 में मैंने 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 9 आया और यहाँ शेषफल 1 आया है। फिर बाद में वापस मैंने 0 लगाया और 9 आया और वापस 1 आया है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने 0 लगाया 9 लगाया तो यहाँ पे वापस 1 आया। तो जो शेषफल में जो प्रविष्टियों की संख्या है वो भाजक से हमेशा क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 10/3 में भाजक क्या है हमारे पास, भाजक है तुम्हारा 1, भाजक कितना है, भाजक है तुम्हारा 3, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10/3 में भाजक तो है 3 और प्रविष्टि कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 1 है। प्रविष्टियों की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। ठीक है, सब में 1 आ रहा था। और यहाँ पे मैंने जब 1/7 में मैंने जब भाग दिया था, यहाँ 1/7 को जब मैंने सोल्व किया था तो यहाँ पे मैं भाजक को क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे भाजक यहाँ पे 7 है, जबकि प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है बेटा, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 6 है। प्रविष्टियों की संख्या कौन कौन सी है, 6। यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। और 6 कौन कौन सी है, जब मैंने यहाँ पे बताया था तो यहाँ पे 3 2 6 3 2 6 और 4 5 1 ये सारी क्या है, प्रविष्टियों की संख्या है, प्रविष्टियों का मान है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि शेषफलों की पुनरावर्ती श्रृंखला में शेषफलों की पुनरावर्ती श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से हमेशा क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे 10/3 में भाजक तो 3 है, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1/7 में भाजक तो 7 है लेकिन प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 6। और प्रविष्टि कौन सी थी, ये थी। अगर वापस पिछले वाले क्वेश्चन में मिलान करके देखोगे तो यहाँ पे 6 2 3 2 6 4 5 1 मिलेगी। ठीक है, आगे समझ गया। फिर नंबर तीसरा है बेटा कि जब शेषफलों की पूर्णावर्ती में भागफल में अंकों का एक पूर्णावर्ती खंड प्राप्त होता है। पूर्णावर्ती खंड यानी कि जो लिमिटेड जो संख्या है उनका एक खंड प्राप्त होता है, जहाँ पे उनको उसके बाद दूसरा खंड प्राप्त होता है, तीसरा खंड प्राप्त होता है, चौथा खंड प्राप्त होता है, उसी नंबर्स का, सेम नंबर्स का बार बार उसी का खंड एक प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसको भाषा में लिखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं कि यदि शेषों की पूर्णावर्ती होती है, यदि
शेषफलों की पुनरावर्ती होती हैं तो शेषफलों की पुनरावर्ती होती हैं तो भागफल में अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। आगे समझ गया क्या लिखा मैंने कि यदि शेषफलों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। भागफल है उसमें अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि 10/3 या 10 में 3 का भाग है तो भागफल का एक खंड प्राप्त हुआ है मेरे पास। यहाँ पर भी हमें भागफल में एक खंड प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये वापस वो की वो संख्या रिपीट होगी। इसके बाद जैसे यहाँ पे 3 है, 10 में 3 का भाग दिया तो यहाँ 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। एक ही अंक का खंड प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, या 6 अंकों का खंड प्राप्त हो रहा है। आगे समझ गया। तो ये वापस बार बार रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/3 के लिए भागफल में पुनरावर्ती खंड, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 में भागफल में पुनरावर्ती खंड क्या हुआ तुम्हारे पास 3, क्या हुआ 3, यानी 3 का रिपीट हो रहा है, बार बार 3 का रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और फिर बाद में अगर मैं 1/7 की बात करूँ, 1/7 में भागफल का पुनरावर्ती खंड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा कि यहाँ पे 1 4 2 और 8 7 5 डॉट ये हमारे पास ये खंड प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो मैंने 3 जो परिस्थितियां हैं हमारे पास आई हैं कि जब यहाँ पे उदाहरण था 10/3 7/8 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए, तो हमने बोर्ड पे दशमलव प्रसार करके बताया और यहाँ पे भाग विधि से इनको सोल्व करके भी बताया। तो हमारे पास 3 परिस्थितियां प्राप्त होती है कि कुछ चरण के बाद शेषफल या तो शून्य हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी कुछ चरण के बाद या तो शेषफल क्या हो जाता है शून्य, यानी इस जो 7 में 8 का भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया शून्य हो गया। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे हमने 10/3 या 1/7 में जब हमने भाग दिया तो यहाँ पे अपने स्वयं की क्या हो गई पूर्णावर्ती होगी। यहाँ पर भी क्या हो रही है पूर्णावर्ती हो रही है। ठीक है। कुछ शेषफलों की पूर्णावर्ती श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। दूसरा जो स्थिति प्राप्त हुआ है कि शेषफलों की पुनरावर्ती श्रृंखला में जब शेषफलों की पुनरावर्ती श्रृंखला बनती है तो प्रविष्टियों की जो संख्या होती है भाजक से कम होती है। जैसे 10/3 में जब भाजक तो 3 है, प्रविष्टियों की संख्या क्या है 1 है, क्या है 1 है। यानी कि 10 में जब मैं 3 का भाग देता तो 3 3 9 और 10 में से 9 घटाता हूँ तो एक शेषफल बचता। फिर बाद में 1 को 0 1 का 10 बनाता हूँ, फिर 3 का पार्ट 3 बार बोलते 9 आता है, 10 में से 3 घटा तो वापस 1 ही आता है। तो यहाँ पे प्रविष्टियों की संख्या क्या है 1 1 ही आ रही है। जबकि यहाँ पे जब मैंने 1/7 किया मैं तो भाजक तो 7 है, प्रविष्टियों की संख्या कितनी आई है 6 आई है। इसके बाद वापस इसका पूर्णावर्ती होने लग जाती है, वापस इसकी क्या होने लग जाती पूर्णावर्ती। तीसरा नियम आया है कि यदि शेषफलों की पूर्णावर्ती होती है तो भागफलों में अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। यानी कि यदि शेषफलों की पूर्णावर्ती होती है, यानी कि जब शेषफलों की पूर्णावर्ती श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर शेषफलों की बार बार पूर्णावर्ती हो रही है, इसके बाद अगर शेषफल यही वापस आ रहे हैं, रेगुलरली वही वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे भागफलों में अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। भागफल में अंकों का क्या होता है एक खंड प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि 1/3 या 1 में 3 का भाग दिया तो भागफल में पूर्णावर्ती खंड कितना प्राप्त हुआ 3 हुआ है। यानी बार बार हमारे पास 3 ही रिपीट हो रहा है, बार बार 3 ही रिपीट हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे जब मैं 1/7 में भागफल का पूर्णावर्ती खंड देखा तो यहाँ पे 1 4 2 8 7 8 5 7 बाद में वापस यही परिस्थिति आएगी। क्या आएगी 1 4 2 8 5 7 1 4 2
8 5 7 1 4 2 8 5 7, यही परिस्थिति वापस बननी रहेगी हमारे पास। यानी कि यहाँ पे एक खंड प्राप्त हुआ है, खंड प्राप्त हुआ है, जो हम कह सकते हैं इस नियम के हिसाब से लिख दिया हमने कि यदि शेष फलों की पूर्णावर्ती होती है, यदि शेष फलों की पूर्णावर्ती होती है तो भागफल में अंकों का एक खंड प्राप्त होता है। आगे समझ गया? अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। और फिर बढ़ते हैं हम आगे वाले जो नियम है उसके बारे में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे नई हेडिंग लगाओ बेटा कि शांत दशमलव। क्या लगाओगे? शांत दशमलव, दशमलव। या फिर उसका नाम दूसरा अगर स्थिति है यहाँ पे कि शेषफल, शेषफल या शेषफल या शेष शून्य हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है। ये क्या होती है? देखो, शांत दशमलव या शेष शून्य हो जाता है कि अगर मैं परिभाषा बताऊं, परिभाषा की बात करूं तो यहाँ पे देखो कि कुछ चरणों के बाद, कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है। कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है और कुछ इन तथा इन सभी परिस्थितियों में तथा इन सभी स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में तथा इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरण के बाद, कुछ परिमित चरणों के बाद, चरणों के बाद, चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संज्ञा को, हम ऐसी संज्ञाओं के दशमलव प्रसार को, संज्ञाओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, आगे समझ गया? क्या लिखा है मैंने कि कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ, यहाँ पे उदाहरण जो हमने किया था, एक तो 7 में 8 का भाग दिया था, एक में और ले लेता हूँ यहाँ पे 1/2। 7 में 8 का भाग दिया तो हमने क्या देखा कि 0.875 आया। कितना आया? 875। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 लूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0.1, 0.5। ठीक है, और एक अन्य उदाहरण लूँ, जैसे यहाँ पे 639 में यहाँ पे मैं किसका भाग दूँ? 250 का भाग देता हूँ तो भी हमारे पास क्या आ जाता है? 2.556 यहाँ पे। अब इनमें क्या देख रहे हैं हम? ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों में हम क्या देख रहे हैं कि
जब कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे मैंने 7 में 8 में 7 का भाग दिया तो ये 70, 7 8 56, 8 8 64, तो 8 8 64 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 बचा, 7 8 56, 7 8 56, और 7 8 56 में यहाँ पे जब मैं भाग दिया तो 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया शून्य। यानी यही लिखा है मैंने, कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। कुछ चरण के बाद क्या है, शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं जब मैं 1 में 2 का भाग देता तो यहाँ लगूंगा मैं 0, यहाँ लगा दे पॉइंट, और यहाँ पे 5 दूँ 10, 5 दूँ 10, तो शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। शेषफल क्या हो गया, 0। ऐसे कैसे 339 में जब मैं या 639 में जब मैं 250 का भाग दूंगा तो कुछ स्थिति के बाद क्या हो जाएगा, कुछ चरण के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास शेषफल शून्य हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य आएगा। तो ये पहली लाइन ये है कि कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तथा इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद, कुछ परिमित यानी कुछ लिमिटेड चरण के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे दशमलव प्रसार अंत हो गया, यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये भी इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी मैंने यही लिखा है कि इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। यहाँ पे दशमलव प्रसार का अंत हो चुका है, यहाँ पर भी दशमलव प्रसार का अंत हो चुका है। या फिर मैं एक छोटा उदाहरण और दे के बात करूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 7/2, यानी कि 7 में मैं 2 में 7 का भाग दिया तो यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 2 2 4 3 2 6, और यहाँ पे शेषफल 1 बचा, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और 0 लगाया, 5 2 10, 5 2 10 शेषफल 0, और ये 5, यहाँ पर भी शेषफल शून्य आया, और दशमलव प्रसार का क्या हो गया, अंत हो गया। यानी इसके बाद दशमलव प्रसार और आगे अंक नहीं आएंगे या प्रसार नहीं हो गया। आगे समझ गया। तो मैंने यही लिखा, कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है तथा इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरण के बाद दशमलव प्रसार का क्या हो गया, अंत हो जाता है। हम ऐसी संज्ञाओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, या फिर शेष शून्य हो जाता है। ये दूसरा हेडिंग है, शेष शून्य हो जाता है। अगर मैं तीसरे हेडिंग की बात करूं, तो ये क्या होती है, परिमेय संज्ञा होती है। क्या होती है, परिमेय संज्ञा होती है। यानी कि परिमेय संज्ञा कैसे होती है, कि इसको हम परिमेय संज्ञा कह सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली संज्ञाएं परिमेय संज्ञा होती है, परिमेय संज्ञा होती हैं। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार वाली सारी संज्ञाएं क्या होती है, परिमेय संज्ञा। क्योंकि इन सभी को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे समझ गया। यानी इन सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि शांत दशमलव प्रसार वाली संज्ञा परिमेय संज्ञा होती हैं, और क्योंकि इन सभी को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q कभी भी 0 नहीं होता। यहाँ पे मैं और यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हेडिंग के अंदर अगर एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ कि यहाँ पे परिमेय संज्ञा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ इंक्लूड कर दी, परिमेय संज्ञा, यानी कि दशमलव प्रसार वाली, तो शांत दशमलव प्रसार वाली जो भी संज्ञा है वो परिमेय संज्ञा होती है। आगे समझ गया, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाला। अगर इस स्टेप में किसी भी प्रकार की अगर तुम्हें समस्या आई है, समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन। और आगे बढ़ते हैं हम आगे वाला टॉपिक में, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ अशांत दशमलव प्रसार वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर उसका नाम है अनवसानी आवर्ती। दूसरा नाम उसका अशांत भी कह सकते हैं या
वसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो हम, और आगे बढ़ते हैं हम देखते हो। अनवसानी आवर्ती या शेष कभी शून्य नहीं होता है। देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। क्या है इसकी परिभाषा? कि कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावर्ती हो जाती है, होने लगती है। ठीक है, यानी हमने देखा है कि जब मैंने यहाँ पे 1/7 किया है या 10/3 किया है, तो यहाँ पे कुछ चरणों के बाद या कुछ स्टेप के बाद यहाँ पे शेषफल की क्या हो गई है? पूर्णावर्ती हो गई। शेषफलों की पूर्णावर्ती हो गई, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जिससे दशमलव प्रसार क्या है? जारी रहता है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। ठीक है, तब हम यह कह सकते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। आगे समझ आ गया? हाँ देखो, हमने क्या लिखा? कुछ चरणों के बाद शेषफल पूर्णावर्ती होने लग जाती। कुछ चरणों के बाद शेषफलों की क्या हो जाती है? पूर्णावर्ती, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। जिससे दशमलव प्रसार क्या है? निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण की बात करूँ, मैं पहले भी हमने जो उदाहरण दिए थे उसी की बात करूँगा। मैं उदाहरण में अगर मैं 10/3 की भाग दिया था, 10 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? 3.3333 यहाँ पे प्राप्त हुआ है, भागफल के रूप में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यही लिखा है, कुछ चरणों के बाद शेषफल पूर्णावर्ती होने लग जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 में जब मैंने 3 में 10 का भाग दिया, 10 में मैंने 3 का भाग दिया, तो यहाँ पे
3 तेरी 9, या 3 लिखा और यहाँ पे सेंसफुल 1 आया है, सेंसफुल 1 आया और यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे वापस 9, 3 तेरी 9, यहाँ सेंसफुल 1, यहाँ 0 लगाया और यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा और 9 और यहाँ पे वापस 1 आएगा और 3 लगाऊंगा, यानी यहाँ पे सेंसफुल क्या है, सेंसफुलों की बार बार क्या हो रही है, पूर्णावर्ती हो रही है। 1 आया यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, सेंसफुलों की क्या है, ये बार बार क्या हो रही है, पूर्णावर्ती हो रही है। सेंसफुलों की कुछ चरणों के बाद सेंसफुलों की बार बार पूर्णावर्ती होने लग जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे और मैंने किसका भाग दिया था, 1/7 का, 1/7 का, नहीं यहाँ पे 1 में 7 का भाग दिया था, 1 में 7 का भाग दिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेंसफुल आए हमारे पास क्या है, 3 आया है, 2 आया है, 6 आया है, 4 आया है और फिर बाद में 5 आया, 1 आया, ये हमारे पास सेंसफुल है। हमने कहा था कि सेंसों की या सेंसफुलों की पूर्णावर्ती की श्रृंखला, सेंसफुलों की पूर्णावर्ती की श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। जो प्रविष्टियाँ है, ये जो प्रविष्टियाँ है, ये क्या है हमारे पास, सेंसफुल ही, जो प्रविष्टियाँ है वही हमारी क्या है, सेंसफुल है। जो प्रविष्टियाँ हैं वो हमेशा भाजक से कम ही होती है और ये हमारे पास क्या है, सेंसफुल है। और इस सेंसफुल के बाद हमारे पास वापस पुनः इनका रिपीटेशन होने लग जाता है, नहीं 3, 2, 6, 4, 5, 1, ये हमारे पास वापस यही सेंसफुल आएंगे। इसके बाद वापस क्या हो जाएंगे, यही सेंसफुल आएंगे। ये सेंसफुल बार बार आते रहेंगे, ये सेंसफुल बार बार हमारे पास आते रहेंगे। आगे समझ गया, इन सेंसफुलों की पूर्णावर्ती होती रहेगी। इसके बाद मैंने क्या लिखा, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दशमलव प्रसार है वो भी हमारे पास क्या है, निरंतर जारी रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे जब मैंने 1 में 7 का भाग दिया तो यहाँ पे 1 4 2 1 4 2 8 7 5 7 और 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 1 4 2 8 5 7, ऐसे करके हमारे पास जो भागफल आया है वो भी क्या होता है, दशमलव प्रसार निरंतर क्या रहता है, जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों की एक पूर्णावर्ती खंड प्राप्त हुआ। अगर मैं इसको एक पूर्णावर्ती खंड नाम दूं, यहाँ पे अगर मैं पूर्णावर्ती खंड यानी कि यहाँ पे पूर्णावर्ती खंड ये क्या है, देखो यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास सेंसफुल आया है, जैसे हमने 1/7, 1 में 7 का भाग दिया तो हमारे पास क्या है, 0.142 8 5 7 ये आया और ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको बार बार रिपीट नहीं करके इसके ऊपर क्या लगा दी, मैंने एक बार का चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया, बार का चिन्ह लगा दिए, यानी इसके ऊपर मैंने क्या लगा सकता हूँ, बार का चिन्ह। जैसे मान लो यहाँ पे 10/3 10 नहीं, यहाँ 10/3 मैंने किया है और यहाँ 3.3 आ रहा, तो मैं इसको एक बार में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 3 लिख के क्या कर देता हूँ, 3 के ऊपर एक लाइन या बार का चिन्ह लगा दूँ, जिससे कि पूर्णावर्ती खंड हो जाएगा एक, और इसको हम बार के रूप में लिखते ही हमें पता चल जाएगी ये बार बार इसी चीज़ का रिपीट हो रहा है, इन्हीं अंकों का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूर्णावर्ती खंड के मैंने बारे में बात की है। बार का मतलब ये है कि हमें देखते ही पता चल जाएगी यहाँ पे बार बार 3 ही आएंगे, इनके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आएगा यहाँ पे, इनके अलावा यही इन्हीं खंडों का रिपीट होगा, इनके अलावा कोई दूसरे अंक यहाँ पे दूसरी संख्याएं नहीं आएगी। आगे समा गया, तो ये था हमारे पास अनवसानी आवर्ती या सेंस कभी शून्य नहीं होता है। और मैं इनकी बात करूँ आगे, तो ये अपरिमेय संज्ञा होती है। अगर मैं तीसरे हेडिंग की बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या होती है, अपरिमेय भी संज्ञा भी होती है, अपरिमेय संज्ञा भी होती है। ये क्या होती है, अपरिमेय संज्ञा। क्यों, और इस अपरिमेय संज्ञा को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अनवसानी आवर्ती या शेष कभी शून्य नहीं होता है वाली संज्ञा कभी अपरिमेय संज्ञा ही अपरिमेय संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपरिमेय संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ अनवसानी आवर्ती वाली संज्ञा अपरिमेय संज्ञा भी होती है, क्योंकि इन संज्ञाओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ
Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, आगे समझ गया। यानी मैंने क्या लिखा, जो हमारे पास जो अनवसानी आवर्ती जो है वो क्या है, या इसको अशांत दशमलव प्रसार भी कह सकता हूँ। अशांत यानी कि वो शांत था, जिसमें शांत हो जाता दशमलव प्रसार, अशांत मतलब इसमें शांत होता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनवसानी आवर्ती वाली संज्ञा अपरिमेय संज्ञा भी होती हैं, क्योंकि इन संज्ञाओं को पी बाई क्यू के रूप में, इन संज्ञाओं को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझ गया। यानी एक बार इस चीज़ को मैं पूरा वापस समझा देता हूँ, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम अगला टॉपिक करते हैं। क्या है, उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं। अनवसानी आवर्तियाँ शेष कभी शून्य नहीं होता है। अपरिमेय संज्ञा कुछ चरणों के बाद शेष पर पूर्णावर्ती होने लग जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, और जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जिससे दशमलव प्रसार क्या है, निरंतर जारी रहते हैं। शेषफल कभी भी, यानी शेषफलों का क्या होती है, पूर्णावर्ती हो रही है। शेषफलों की यहाँ पर मैंने पहले बताया था पूर्णावर्ती होने लग जाती थी, जिससे इसका जो भागफल या जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हम भागफल में अंकों की एक पूर्णावर्ती खंड प्राप्त होता है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रसार अनवसानी आवर्ती है। और जो पूर्णावर्ती खंड है, यानी 1 में 7 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे 0.14285 आया, वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर में एक लाइन या बार खींच देता हूँ, तो इसका मतलब यही होता है कि इसके बाद ये बार बार इन्हीं अंकों का रिपीट होगा, इन्हीं क्रम में इन्हीं अंकों का रिपीटेशन होगा, दूसरे अंक या दूसरी संख्या इसमें शामिल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 10 में 3 का बाद 3.3 का बार, 3.3 का बार मतलब इन्हीं अंकों का रिपीटेशन होगा। और मैंने कहा कि जो अनवसानी आवर्ती संज्ञा है वो अपरिमेय संज्ञा भी होती है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब भाजक का भाग देते हैं, तो यहाँ पे जो भागफल है वो कभी भी शून्य या फिर शांत नहीं हो रहा है, या फिर अशांत प्रकार से चलता ही रहता है, दशमलव प्रसार होता ही रहता है, निरंतर जारी रहता है। इसलिए हमने इसको अनवसानी आवर्ती को अपरिमेय संज्ञा कहा है। आगे समझ गया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगा है तो बेल आइकन पर बटन दबाएं, और जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे समझ गया। ठीक है, तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और उदाहरण नंबर देख रहे हैं हम 6। अब उदाहरणों की बात करेंगे बेटा सारे। उदाहरण नंबर 6, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संज्ञा है, एक परिमेय संज्ञा है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं, जहाँ यहाँ लिख देना, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि कोई एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी डिजिट नंबर में, और यहाँ पर अंकों में कोई संख्या दे रखी है, उसको हमें एक परिमेय संख्या है उसके बारे में बताना है। और दूसरे शब्दों में 3.14267 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूँ। यहाँ पे हल बहुत सिंपल है इसका, कि यहाँ पे मैंने लिखा संज्ञा, और संज्ञा क्या है हमारे पास,
3.14267 बटा, अगर मैं इन संख्याओं को मैं क्या करूं, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है पॉइंट के बाद कितने अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने के उतने नीचे क्या लगा दो, 0, जिससे कि हमारा p/q के रूप में ये व्यक्त हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो यहाँ पे 3 1 4, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नीचे 6 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं p/q के रूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यहाँ एक परिमेय संज्ञा है। आगे समझ गया, यानी ये क्या है, परिमेय संज्ञा है। यानी कि हमें उदाहरण नंबर 6 में पता चल रहा है कि जो संज्ञा दे रखी है उसको परिमेय संज्ञा के रूप में व्यक्त करना था। यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक दे रखे तो नीचे पॉइंट हटाऊंगा मैं और नीचे 6 0 लगाऊंगा, तो इसको ये रूप आया जो p/q का रूप है। तो मैं लिख दिया कि 3.1422678 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक परिमेय संज्ञा, यही उसका हल है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर सिद्ध एकेडमी नामक चैनल तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन पर बटन भी दबाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे से आगे तुम्हें नए नए वीडियो अच्छे मेहनत करके अपलोड कर सकें, बता सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, चलो।